फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे ऋग्वेदिक काल के बारे में। इससे पहले हमने वैदिक सभ्यता का बेसिक इंट्रो देखा, उसके बाद हम उनके टाइप्स के बारे में हमने पढ़ा। अब उन टाइप्स में जो पहला टाइप आता है वैदिक कल्चर का, वो है ऋग्वेदिक पीरियड, जिसका टाइम पीरियड था 1500 से 1000 बीसी। अब उसके बारे में हम लोग डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे कि ऋग्वेदिक काल में आखिर में क्या क्या हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ऋग्वेदिक काल जो है, इसका जो टाइम पीरियड हमने माना है वो है 1500 से 1000 बीसी। आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा है। इस काल का तिथि निर्धारण यानी कि जो डेट हमने फिक्स किया था, जो टाइम ड्यूरेशन हमने फिक्स किया है, वो विवादास्पद रहा यानी कि कंट्रोवर्शियल रहा है। मैं आपको पहले बता चुका हूं। उतना ही इस काल के लोगों के बारे में सही जानकारी प्राप्त करना। ठीक है, मतलब इस काल के लोगों के बारे में, इस काल का जो तिथि निर्धारण है, मतलब जो टाइम हमने फिक्स किया 1500 से 1000 बीसी, वो विवादास्पद रहा है। और उतना ही ज्यादा इस काल के लोगों के बारे में एग्जैक्ट जानकारी प्राप्त करना। अब इसका क्या मतलब है मैं आपको बताता हूं। और देखिए आगे क्या बोला है। ऋग्वेद संहिता की रचना इसी काल में हुई। देखो क्या बोला है। इस काल का तिथि निर्धारण विवादास्पद रहा है। हमने ऋग्वेद का टाइम पीरियड क्या माना है, 1500 से 1000 बीसी। लेकिन क्या हम 100% श्योरिटी के साथ ऐसा कह सकते हैं कि ऋग्वेदिक जो टाइम पीरियड था, उसका जो वो था टाइम पीरियड, वो 1500 से 1000 बीसी था? हम 100% श्योरिटी के साथ कह सकते हैं क्या? नहीं। इंसान में बोला ना, हम आज की जनरेशन में हैं। और ये जो सभ्यता है वो काफी पुरानी सभ्यता है। मतलब समझ रहे हो, ईसा मसीह के जन्म से भी 1500 1000 साल पहले की बात है लगभग। उस समय की सभ्यता को, इस सभ्यता के बारे में प्रॉपर जानकारी दे पाना मुश्किल है, क्योंकि बहुत पुरानी सभ्यता है। तो इंसान, आज के समय का इंसान आज से मुश्किल से 100 200 या 1000 साल तक का बता सकता है। क्योंकि अगर उनके पास भी अगर प्रॉपर जानकारी होगी, ग्रंथ होंगे, डिटेल्स होंगे, लिटरेचर होगा, तभी हम किसी भी प्रूफ के आधार पर कह सकते हैं कि हाँ, इस काल का ये टाइम पीरियड रहा है। लेकिन ऋग्वेदिक काल का जो टाइम पीरियड रहा है वो विवादास्पद रहा है, क्योंकि इस काल के बारे में हमारे पास प्रॉपर उतना जानकारी नहीं है। मतलब कई सारे प्रूफ्स होंगे, तभी हम कह सकते हैं कि ये जो सभ्यता है इसका टाइम पीरियड ये होगा। हमारे पास प्रॉपर प्रूफ होना चाहिए। लेकिन इंसान क्या कर, आज का जो मानव है वो प्रिडिक्शन के आधार पर, अवशेषों के आधार पर प्रिडिक्ट बस कर सकते हैं। क्योंकि मैं बोला नहीं, सभ्यता 1500 से 1000 साल मतलब काफी पुरानी सभ्यता मानी गई है। तो इसमें क्या है, इंसान बस प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ, ये इतनी पुरानी हो सकती है। क्या पता प्रिडिक्शन गलत भी हो। क्या पता इंसान जो माना है ऋग्वेदिक काल का टाइम पीरियड वो 1500 से 1000 बीसी माना है, क्या पता ये 10,000 साल पुरानी हो। हम नहीं कह सकते। तो हमने ये जो 1500 से 1000 बीसी माना है ऋग्वेदिक काल का टाइम पीरियड, वो हमने बस अनुमान लगाया है। वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, हम श्योर नहीं है। वही बात इसमें बोली गई है, इस काल का तिथि निर्धारण विवादास्पद रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, और उतना ही ज्यादा इस काल के लोगों के बारे में सटीक जानकारी। क्योंकि देखो, ये सभ्यता बहुत पुरानी थी। इस काल के लोगों के बारे में एक्चुअल जानकारी हम सही तरीके से 100% श्योरिटी के साथ बता सकते हैं क्या? नहीं। जो सबूत मिले हैं उसी के आधार पर, उसकी जांच परख करके हम एक प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ होगा, ऐसी ऐसी सभ्यता रही होगी। क्या हम 100% श्योरिटी के साथ कह सकते हैं? जवाब है नहीं। वही बात यहाँ बोली गई है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए क्या बोला है। ऋग्वेद संहिता की रचना इसी काल में हुई। ऋग्वेद संहिता मतलब क्या होता है, एक साथ रखा हुआ कोई ग्रंथ, संग्रह, या किसी चीज की प्रॉपर जानकारी या एडिशन, ऐसा आप मान सकते हो। मतलब ऋग्वेद जो है उसको ग्रंथ मान सकते हो। ऋग्वेद संहिता की रचना इसी काल में हुई। ऋग्वेदिक पीरियड में ही ऋग्वेद की रचना हुई। ठीक है फ्रेंड्स, संहिता का क्या होता है, एक साथ रखा हुआ कोई संग्रह, कोई स्रोत या कोई एडिशन, कई सारी चीज का एडिशन, संहिता उसको बोला गया। कोई भी चीज अगर एक साथ रखा गया ना, एक स्रोत के रूप में, सोर्स के रूप में, उसे संहिता कहा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऋग्वेद संहिता मतलब आप इसे ग्रंथ मान सकते हो, जिसकी रचना किस पीरियड में हुई, इसी काल में, यानी कि ऋग्वेदिक पीरियड में हुई। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले आप इतना नोट करेंगे। फ्रेंड्स आगे देखते हैं, देखिए इसमें क्या बोला है। ऋग्वेद इस काल की जानकारी का एकमात्र साहित्यिक स्रोत था, और सिंधु सभ्यता के विपरीत वैदिक सभ्यता मूलतः ग्रामीण सभ्यता थी, मूलतः ग्रामीण थी। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए क्या बोला है। ऋग्वेदिक काल के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। देखो क्या बोला है, ऋग्वेद ऋग्वेद इस काल की जानकारी का एकमात्र साहित्यिक स्रोत था। अब साहित्यिक स्रोत का मतलब क्या होता है, इतिहास को जानने के लिए, हिस्ट्री को जानने के लिए जो भी लिखित दस्तावेज, जो रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, चाहे लिखित दस्तावेज के फॉर्म में हो, किताब के फॉर्म में हो, या किसी भी फॉर्म में हो, जो हमें इतिहास के बारे में प्रॉपर जानकारी देता है, उसको क्या बोला जाता है, लिखित दस्तावेज। ठीक है, साहित्यिक स्रोत कहा जाता है दोस्तों। तो साहित्यिक स्रोत का बेसिकली क्या मतलब होता है
हिस्ट्री को जानने के लिए यानी कि इतिहास को जानने के लिए जो लिखित दस्तावेज होते हैं, जो रिटर्न डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? साहित्यिक स्रोत। माने एक तरह का लिटरेचर है। किसके बारे में जानने के लिए? पास्ट के बारे में जानने के लिए या किसी भी चीज के बारे में जानने के लिए। तो क्या बोला है? ऋग्वेद इस काल की जानकारी का एकमात्र साहित्यिक स्रोत है। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? ऋग्वेदिक काल के बारे में। तो इस काल की प्रॉपर जानकारी अगर है कि एक ही ग्रंथ में कौन सी है, वो ऋग्वेद में है। और ऋग्वेद इस काल की जानकारी का एकमात्र साहित्यिक स्रोत है जो कि इस काल के बारे में रिटर्न डॉक्यूमेंट के फॉर्म में है, एक किताब के फॉर्म में है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर से आपको बता रहा हूँ, साहित्यिक स्रोत का अर्थ होता है हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए या पास्ट के बारे में जानने के लिए जो रिटर्न डॉक्यूमेंट्स होते हैं या फिर जो किताब होती है, उसे क्या कहा जाता है? साहित्यिक स्रोत। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे देखते हैं। देखिए क्या बोला है, सिंधु सभ्यता के विपरीत वैदिक सभ्यता मूलतः ग्रामीण थी। मतलब इससे पहले हम लोग कौन सी सभ्यता पढ़े? सिंधु सभ्यता पढ़े। सिंधु सभ्यता क्या थी? वो नगरीय सभ्यता थी, डेवलप्ड थी, नगर सभ्यता थी। हड़प्पा, मोहनजोदारो सब क्या है? नगर थे। लेकिन इसके विपरीत वैदिक सभ्यता क्या थी? मूलतः ग्रामीण थी, मतलब गांव वाली सभ्यता थी। इस सभ्यता में गांव थे, वैदिक सभ्यता में ग्रामीण सभ्यता थी, यानी कि गांव थे, ऐसा आप मान सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, ग्रामीण मतलब आप समझ सकते हो, गांव, गांव के बारे में बातचीत हो रही है। सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, यानी कि नगर वहां ज्यादा थे। वैदिक सभ्यता में गांव सेंटर पॉइंट पे थे, मतलब मूलतः वैदिक सभ्यता कैसे थी? वहां पर गांव ज्यादा थे इस सभ्यता में। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना नोट करेंगे आप लोग। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, देखिए क्या बोला है। आर्यों का जो स्टार्टिंग लाइफ था, जो शुरुआती जीवन जीवन था, वो किस पर आधारित था? पशुचारण पर। मतलब इन लोगों का जो स्टार्टिंग लाइफ था, इनका जो मुख्य व्यवसाय था सर्वाइवल के लिए, वो पशुचारण था। जानवरों को पालना, फार्म, उनके थ्रू ये लोग अपना मतलब स्टार्टिंग लाइफ जो है वो सर्वाइव किए। पशुचारण था। पशुचारण का मतलब क्या होता है? जानवरों को पालना पोसना। उनसे क्या करते थे कि ये स्टार्टिंग लाइफ शुरुआती जीवन चली। खेती ये लोग भी करते थे, ऐसा नहीं था कि खेती ये लोग नहीं करते थे, लेकिन खेती इनके लिए क्या था? सेकेंडरी वर्क था। प्राइमरी इनके जो रोजी रोटी का जो आधार था, व्यवसाय, तो वो क्या था? पशुचारण। ठीक है ना, शुरुआती जीवन किस पर आधारित था? पशुचारण पर आधारित था। मतलब कि जानवरों को पाल के अपना रोजी रोटी चलाना। उसके बाद क्या बोला, देखिए, खेती इनके लिए सेकेंडरी था, गौण था, यानी कि ये लोग खेती करते थे, लेकिन खेती से ज्यादा इंपॉर्टेंट किसको देते थे? जानवरों को पालने में। जानवरों को जो है पालकर ये लोग अपना मतलब रोजगार एक प्रकार से चलाते थे, ऐसा आप मान सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, ऋग्वेद की जो अनेक बातें हैं ना, वो ईरानी भाषा के प्राचीनतम ग्रंथ अवेस्ता से मिलती है। ऋग्वेद में दोस्तों जो कई सारी जो बातें कही गई है ना, वो किससे में मैच करती है? ईरान का एक प्राचीनतम ग्रंथ है ईरानी लैंग्वेज में, जिसका क्या नाम है? अवेस्ता, उससे मैच होती है। यानी कि ऋग्वेद की बातें और ईरान का जो प्राचीनतम ग्रंथ है अवेस्ता, उसकी बातें दोनों आपस में क्या है? सिमिलर है। ये बात इसमें बोली गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करा देता हूँ। आर्यों का शुरुआती जीवन पशुचारण पर, यानी कि जानवरों को पालकर उनका जीवन चलता था, उन पर आधारित था। और इन खेती ये लोग भी करते थे, लेकिन खेती इनके लिए क्या था? सेकेंडरी था। खेती से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था? पशुचारण, जानवरों को पाल के अपना सर्वाइवल करना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, ऋग्वेद की जो अनेक बातें हैं वो ईरानी भाषा के प्राचीनतम ग्रंथ अवेस्ता से मैच करती है। ये बात इसमें बोली गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले आप इतना नोट करिए। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, देखिए क्या बोला है। 1400 बीसी, यानी कि जीसस क्राइस्ट के जन्म के 1400 साल पहले बोगोस्काई नाम का, बोगोस्काई, जो कि टर्की में स्थित यानी कि तुर्की में स्थित एक प्राचीन स्थल है, जहां से क्या मिला है दोस्तों? मिट्टी के शिलालेख मिले, यानी मिट्टी के रिकॉर्ड्स मिले, आप ऐसा मान सकते हो। उसपे बोला गया है कि इनमें ऋग्वेदिक काल के देवता इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य, जो कि जुड़वा देवता थे वैदिक सभ्यता में, उनके बारे में बोला गया। जुड़वा देवता थे। नासत्य क्या है? वैदिक सभ्यता के जुड़वा देवता को नासत्य कहा गया है, आदि का उल्लेख मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं। देखो दोस्तों, 1400 बीसी में क्या है? बोगोस्काई, ये एक जगह है टर्की में, एक जगह है जिसको क्या कहा जाता है? बोगोस्काई। वहां से हमें क्या मिला है? मिट्टी के शिलालेख मिले, मतलब मिट्टी के शिलालेख मिले हैं। शिलालेख मतलब क्या होता है? लेख, शिला मतलब क्या होता है? मिट्टी को कुछ बना होगा, उसमें प्रॉपर तरीके से कोई जानकारी लिखी गई है। वहां पर से हमें ऋग्वेदिक काल के देवता इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य, ठीक है, नासत्य क्या है? वैदिक काल में जुड़वा देवता जो थे उनको नासक्य कहा गया। उनमें 2 जुड़वा देवता थे, उनको नासत्य कहा गया। ठीक है फ्रेंड्स, उनकी जानकारी मिलती है, उनका उल्लेख मिलता है।
समझ आया? आपको मैं फिर से बता रहा हूँ। साल 1400 बीसी में टर्की में ना एक जगह है जिसका नाम क्या है, बोगोस्काई। वहां से हमें क्या मिला है, मिट्टी का शिलालेख। शिलालेख मतलब क्या, मिट्टी का बना हुआ है। शिलालेख मतलब कि उसमें कुछ लिखा हुआ है, लेख मतलब कुछ जानकारी है। मिट्टी का एक शिलालेख, पत्थर जैसा मान सकते हो, मिट्टी का उस फॉर्म में, और उस पे कुछ लिखा हुआ है, कुछ रिकॉर्ड्स है, कुछ जानकारी है। उस शिलालेख में, उस मिट्टी के शिलालेख में ऋग्वैदिक काल के देवताओं की जानकारी है। कौन कौन से देवता? आपके इंद्र हुए, वरुण हुए, मित्र हुए और नासत्य हुए। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि वैदिक धर्म में जुड़वा देवता माने जाते हैं, उनका उल्लेख हमें मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए। फ्रेंड्स आगे देखते, देखिए क्या बोला है। बोगोस्काई से प्राप्त अभिलेखों के आधार पर, मतलब जो मिट्टी के शिलालेख मिले थे, यह माना गया कि जो आर्य थे ना, वो ईरान से होकर भारत आए थे। जो टर्की, ईरान, ये सब के मिडिल ईस्ट का एरिया है, आसपास का एरिया है। तो भोगोस्काई जो जगह था, टर्की का जो प्राचीन स्थल था, वहां से हमें जो अभिलेख शिलालेख मिले थे, उनके आधार पर यह माना गया कि वहां से आर्य ईरान से होते हुए भारत आए। ये वहां के शिलालेखों के आधार पर ऐसा प्रिडिक्ट किया जा रहा है, कोई 100% श्योर नहीं है। मैं बोला ना, इतिहास में जो भी जानकारी दी गई है, खासकर जो एंशियंट हिस्ट्री के बारे में बताया जा रहा है, हम 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि एग्जैक्टली ऐसा 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 इस टाइम में ऐसे ऐसे हुआ होगा। सभी बातें जो भी वो प्रिडिक्शन के आधार पर कही जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही बोला गया कि बोगोस्काई से प्राप्त अभिलेख के आधार पर यह माना गया कि आर्य जो थे वो ईरान से होकर भारत आए थे। ठीक है फ्रेंड्स, ये बोगोस्काई से प्राप्त अभिलेख के आधार पर ऐसा माना जा रहा है। आगे बोला है, आर्यों के मूल निवास के संदर्भ में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत है और अधिकांश विद्वान मैक्स मोलर के विचारों से सहमत है। अब आर्यों का जो मूल स्थान था, आर्य कहां से आए थे, इसके बारे में भी हमारे जो अलग अलग हिस्टोरियंस हैं उनकी राय अलग अलग है। लेकिन जो मैक्सिमम लोग हैं वो किससे सहमत है, मैक्स मुलर के कॉन्सेप्ट से, यानी मैक्स मुलर के विचार से सहमत है। हालांकि कई सारे और भी विद्वान हैं, वो मानते हैं कि आर्यों का मूल स्थान कुछ और था, लेकिन जो मैक्सिमम लोग थे ना, वो मैक्स मुलर के विचारों से सहमत थे कि हाँ, आर्यों का निवास स्थल ये था। अब वो स्थल क्या था, अलग अलग विद्वानों का आर्यों के मूल निवास के बारे में उनकी क्या राय थी, उसको अपन आगे जानेंगे। फिलहाल आप इतना नोट करें। ठीक है फ्रेंड्स।